हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। बेटा इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द सूट अपेक्स थ्योरीज, जिसमें हमने एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी और ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के बारे में बात करी थी। आज की जो ये क्लास रहेगी वो रूट अपेक्स थ्योरी और परमानेंट टिश्यू के टाइप्स के बारे में रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि परमानेंट टिश्यू आगे आपके बार बार काम में आएगा। जो हमने बात करी थी वो सूट अपेक्स मैथमेटिक थ्योरीज के बारे में बात करी थी। आज की क्लास में जो हमें बात करनी है वो बात करनी है अबाउट द रूट अपेक्स थ्योरीज के बारे में बात करनी है। ठीक है, कि जो रूट अपेक्स बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। हमें पता है कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, जिसको हम RM बोलते हैं, है ना, RM कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट एट द सब टर्मिनल पोजिशन, प्रेजेंट एट द सब टर्मिनल पोजीशन। सब टर्मिनल पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि टर्मिनल पे तो क्या थी, रूट कैप, और उस रूट कैप के नीचे क्या मिलेगा आपको, जोन ऑफ मैरिस्मेटिक मिलेगा, जो डिवीजन करेगा तो उसको आपने रैम बोला। ठीक है, और क्या था कि जो रैम की सेल है वो कट होके दोनों तरफ सेल को ऐड करती है, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ क्या करती है, सेल ऐड करती है। ऊपर कौन सा रीजन है, जोन ऑफ इलोंगिनेशन, और नीचे की तरफ कौन सा है, दैट इज रूट कैप। तो RAM, ठीक है, एड सेल्स ऑन बोथ साइड, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऐड करेगी। बेटा ये चीज़ हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। मेनली हमें क्या करनी है कि यहाँ पर थ्योरीज डिस्कस करनी है कि जो रूट अपेक्स बना है उसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज गिवन है। तो बेटा मेनली यहाँ पर 2 थ्योरीज गिवन है फॉर द रूट अपेक्स, और उन 2 थ्योरी में से एक थ्योरी है आपकी दैट इज हिस्टोजन थ्योरी। पहली थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी। बेटा ये हिस्टोजन थ्योरी आपने सूट के केस में भी पढ़ी थी। हिस्टोजन थ्योरी वहाँ पर किसने दी थी, इन केस ऑफ द सूट अपेक्स मेरिस्टेम, हिस्टोजन थ्योरी गिवन बाय हैंस्टेन ने दी थी। ठीक है, एक बेटा एक थ्योरी आपने वहाँ पर पढ़ी थी ट्यूनिका कॉर्पस, गिवन बाय द सैगमेडेट, है ना, सैगमेडेट ने वो थ्योरी दी थी। यहाँ पर ट्यूनिका कॉर्पस के जैसी मिलती जुलती एक थ्योरी है, उसी की जैसी एक थ्योरी दैट इज द कोपर कैपे थ्योरी। ठीक है, ये 2 थ्योरी है, हिस्टोजन थ्योरी एंड द कोपर कैपे थ्योरी। रूट के लिए ये हमें ये 2 थ्योरी बेटा यहाँ पर डिस्कस करनी है। जो हिस्टोजन थ्योरी है दैट इज गिवन बाय, वहाँ पर दी थी हैंस्टेन ने, और यहाँ पर भी किसने दी है, हैंस्टेन ने ही दी है। तो रूट हो या फिर सूट हो, दोनों जगह पर जो हिस्टोजन थ्योरी दैट इज गिवन बाय द हैंस्टेन, जो कोपर कैपे थ्योरी दैट इज गिवन बाय, वहाँ पर गिवन थी बाय द सैगमेडेट, यहाँ पर दी है किसने, स्कूपी ने, गिवन बाय द स्कूपी। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो ये हिस्टोजन थ्योरी है ये मोनोकोट और डाइकोट के लिए अलग अलग डील करती है। ठीक है, इन्होंने बोला कि मोनोकोट और डाइकोट के रूट में कुछ डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत, और वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है क्या, वो चीज़ देखते हैं। तो एक तरफ हम ले लेते हैं डाइकोट, और एक तरफ हम बात कर लेते हैं किसकी, मोनोकोट की बात करते हैं। बेटा डाइकोट में बोला कि डाइकोट है वो 3 लेयर्स, यानी कि जो डाइकोट की रूट है बेटा वो 3 लेयर की बनी हुई है, और जबकि बोला कि मोनोकोट के अंदर कितनी लेयर है, वो 4 लेयर, 4 लेयर। यहाँ पर बेटा 3 लेयर कौन कौन सी है डाइकोट के केस में, जो चीज़ें आपने स्टेम में पढ़ी थी वही 3 की 3 लेयर इधर आएगी। स्टेम में बेटा 3 लेयर्स कौन कौन सी थी, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो या फिर लास्ट क्लास में थे तो आप बता सकते हो। तो 3 लेयर बताई गई थी, आउटर वन इज द डर्मेटोजन, मिडल वन इज द
पेरीबेलम, and the third one is inner one is the pallium. This one is the outer, middle and the inner. तो बेटा यहाँ पर भी यही 3 नाम बताए गए कि जो डाइकोट की रूट है उसमें भी ये 3 लेयर ही होगी। क्लियर है? रूट के केस में बोला कि भाई रूट के केस में एक्चुअली में कितनी होगी, 4 लेयर होगी। जो आउटर वन है दैट इज रूट कैप, सबसे बाहर की है रूट कैप, और जो रूट कैप को बनाने वाली जो लेयर है दैट इज नोन द कैलीपेट्रोजन, कैलीपेट्रोजन, GEN है ना, कैलीपेट्रोजन। दूसरी कौन सी होगी बेटा, बाकी की ये 3 सेम ही होंगी, ड्रामेटोजन, पेरीबेलम एंड द पेलिरोम। तो ये तीनों लेयर बेटा किसके अंदर भी है, डाइकोट में भी और मोनोकोट में भी है। बट एक जो ये एक्स्ट्रा है जो रूट कैप को बना रही है वो है। और बेटा यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि कौन सी लेयर है जो रूट कैप बनाती है। ये बेटा हो गई आपकी हिस्टोजन थ्योरी जो डाइकोट और मोनोकोट में बात करती है। सबसे मेन पॉइंट आ जाता है कि रूट कैप को बनाने वाली लेयर का नाम क्या है, दैट इज द कैलीपेट्रोजन। ठीक है, जो ये है आपकी कॉर्पर कैपे, इसके बारे में बात करते तो ये सिमिलर है एज द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। तो सिमिलर एज ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, उसके जैसे बेटा ये सेम है। तो यहाँ पर 2 तरह की सेल्स आ जाएंगी, कौन कौन सी है, एक तो है कॉपर और एक बेटा कौन सी आ गई आपकी कैपे, ई करना भाई, कॉर्पर कैपे। ठीक है, कॉपर कौन से बेटा, दिस वन इज द आउटर लेयर, बाहर की तरफ है, और ये किसकी फॉर्मेशन करेगी, मेक द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बनाएगी। आउटर लेयर को छोड़ के बेटा बाकी का जितना भी बच गया रेस्ट पार्ट, वो क्या है आपकी कैपे से डेवलप होती है। तो रेस्ट पार्ट डेवलप फ्रॉम द कैपे। ये किसकी फॉर्मेशन करेगी बेटा, इट मेक ग्राउंड टिश्यू विथ वस्कुलर टिश्यू। जो कैपे है वो ग्राउंड टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन करेगी। बचा क्या, एपिडर्मिस, वो किससे डेवलप होगा, फ्रॉम द कॉपर। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ आपने कहाँ पर पढ़ा था, ट्यूनिका कॉर्पस में भी पढ़ा था, इन केस ऑफ द सूट एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपकी ये रूट अपेक्स थ्योरीज 2 हैं, वो यहाँ पर आपकी क्लियर होती है। ठीक है, रूट से रिलेटेड एक टर्म और आ जाती है, दैट इज द क्वीसेंट सेंटर। ठीक है, काफ़ी मेन है, नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड, क्वीसेंट सेंटर। ये टर्म बेटा अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी है, बट ये इम्पोर्टेंट टर्म है ना, रूट से रिलेटेड है, वो देखते हैं। ये जो क्वीसेंट सेंटर जो डिस्कवर किया, दैट इज डिस्कवर्ड बाय क्लाउज ने डिस्कवर किया इन मेज प्लांट। सबसे पहले ये जो क्वीसेंट सेंटर है वो क्लाउज ने फाइंड आउट किया किसके अंदर, मेज प्लांट के अंदर। लेकिन एक्चुअली में ये है क्या, वो चीज़ आप देखिएगा। बेटा ये रूट है, दिस वन इज द रूट कैप। रूट कैप के नीचे आपको मिलेगा जोन ऑफ मेरिस्मेटिक, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है, जोन ऑफ मेरिस्मेटिक।
यहाँ पर बेटा एक छोटा सा सेंटर रहता है, जो एक मैंने डार्क रीजन दिखाया आपको, दिस वन इज द क्विसेंट सेंटर। ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई बेटा कि ये जो है क्विसेंट सेंटर वो एग्जिस्ट करेगा बिटवीन द रूट कैप एंड द मेरिस्मेटिक जोन, उसके बीच में ये एग्जिस्ट करता है। तो क्विसेंट सेंटर प्रेजेंट बिटवीन रूट कैप एंड मेरिस्मेटिक जोन। इसके अलावा बेटा जो क्विसेंट सेंटर है उसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनकी अमाउंट क्या होगी, कम होगी। तो क्विसेंट सेंटर है लो अमाउंट ऑफ डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए। जो क्विसेंट सेंटर की जो सेल है बेटा, दे आर द लेस एक्टिव इन नेचर। cells of quiescent center is less active। ठीक है, कम एक्टिव है, यानी कि वो ज़्यादा तेज़ी से डिवीजन नहीं करेगी। ये बेटा फिर डिवीजन कब करेगी या फिर ये तेज़ी से कब काम करना स्टार्ट करेगी? देखो ये नॉर्मली रहती है, डीएनए आरएनए इसका क्या है, लेस एक्टिव है, इनर टाइप का है। लेकिन अगर बेटा रूट कैप में कोई इंजरी हो गई कोई टूट फूट हो गई, रूट कैप अगर डैमेज हो गई, तो उसको रिकवर करने में कौन हेल्प करेगी? एक क्विसेंट सेंटर हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्विसेंट सेंटर विल स्टार्ट डिवीजन व्हेन रूट कैप गेट डैमेज्ड। तो रूट कैप डैमेज हो जाएगी तो ये डिवीजन करना क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। ठीक है, डैमेज्ड और इंजर्ड एंड QC हेल्प टू रिपेयर या फिर मेंटेन इट। और जो QC है वो इस रूट कैप को रिपेयर या फिर मेंटेन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। जो QC सेल्स है वो आसपास की सेल को डिफ्रेंशिएट करने में भी हेल्प करेगी। तो QC हेल्प इन द डिफ्रेंशिएशन ऑफ नियर सेल्स। डिफ्रेंशिएट का मतलब बेटा उनके फंक्शन अलग अलग करना। ठीक है, वो आपका डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। और इसके जो नंबर है वो भी कैसे होंगे, कम होंगे। तो सेल्स नंबर आर लेस इन QC। बेटा QC के अंदर सेल के नंबर भी कम होंगे। जैसे कि कुछ फेमस एग्जांपल हैं जो आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं। मेज के अंदर होगी सिर्फ 500 सेल्स, और जो विसिया फाबा है जिसको आप फाबाबिन भी बोलते हो, जो 12th में आप मॉलिक्यूलर बायो में पढ़ोगे, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1100 ही सेल्स होंगी। ठीक है, तो ये बेटा क्विसेंट सेंटर यानी कि वो एक छोटा सा रीजन है जो रूट कैप और मेरिस्मेटिक जोन के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये किसका, विसिया फाबा, आल्सो नोन एज द फाबा बीन। बेटा आफ्टर रूट अपेक्स थ्योरीज एंड क्विसेंट सेंटर, now we will discuss about the permanent tissue। परमानेंट टिश्यू और उसके टाइप्स हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, अगर आप परमानेंट टिश्यू की बात करें
तो जो परमानेंट टिश्यू बेटा एक ऐसा टिश्यू है जो लिविंग और डेड कैसा भी हो सकता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू से अराइज हुआ है, ठीक है, जिसमें डिवीज़न करने की कैपेबिलिटी लगभग लॉस हो चुकी है, लेकिन कुछ है जिसके अंदर फिर से डिवीज़न हो सकता है, ठीक है, और वो मैच्योर होने के बाद में स्पेसिफिक आपके शेप, साइज और फंक्शन को अटेन करते हैं, उसको हम परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू मे बी लिविंग और डेड, ठीक है, एंड दे अराइज फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यू। बताया था मैंने आपको कि कैसे करेगा, अराइज फ्रॉम द मेरिस्मेटिक टिश्यू बट लॉस कैपेसिटी ऑफ डिवीजन and become mature and then attain specific या फिर definite shape, size and function। बेटा मैच्योर होने पर उनकी शेप, साइज और फंक्शन कैसे हो जाएंगे, लगभग फिक्स से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है बेटा इसका नेचर कि परमानेंट टिश्यू है क्या। अब जो परमानेंट टिश्यू है उसको हम मेनली टाइप्स देखेंगे कंपोजिशन के बेस पे। तो परमानेंट टिश्यू है मेनली 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। तो पहला टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। दूसरा है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसे नेम अपने आप ही रिप्रेजेंट करने लग रहा है, डेफिनेशन सिंपल, जिसकी फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की सेल से हो उसको आप सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हो, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ only single type of cells, एक ही तरीके की सेल से वो बेटा बना होगा। कैसे, जिससे ये सभी सेल कैसे दिखाई दे रही है, एक ही जैसे दिखाई दे रही है, तो इसको आपने क्या बोल दिया, सिंपल परमानेंट टिश्यू बोल दिया। दूसरा है बेटा कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट इज consist of more than one type of cells, एक से ज़्यादा तरीके की सेल्स का बना हुआ। अभी सिर्फ ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसमें देखोगे तो अलग अलग टाइप की सेल्स आ गई। तो बेटा ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अगर एक ही टाइप की सेल्स का बना हो तो सिंपल, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स का यूज हो तो कॉम्प्लेक्स। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है दैट आल्सो हैव 3 मेन टाइप्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी बेटा 3 टाइप है, पैरेन्काइमा, second one is the collenchyma and the last one is the sclerenchyma। ये 3 है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आप देखोगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर भी 2 टाइप आएंगे। द वन इज द जाइलम and the second one is the phloem, and the second one is the phloem। ये बेटा ठीक है। अब ये हमें डिस्कस करने हैं इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में ही
बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं तीनों का कंपैरिजन। पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड द लास्ट वन इज द स्क्लेरेन्काइमा। बेटा एनसीईआरटी में पेज नंबर 86 ओपन करिएगा फटाफट। एनसीईआरटी में पेज नंबर 86 आपका। वहाँ पे कुछ टाइप्स दे रखे हैं, डायग्राम बना रखा है। तो डायग्राम आपको बेटा एनसीईआरटी के पेज नंबर 86 से इजीली हो जाएगा क्लियर। अगर मैं बनाऊंगा इधर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन रफली फिर भी मैं बना दूंगा। कर लिया होगा ओपन। डिस्कस करते हैं, उसके बाद में फिर लास्ट में स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं सेल नेचर की, है ना, कि भाई इसका सेल नेचर कैसे है, लिविंग है फिर डेड है। पैरेन्काइमा की सेल कैसे बेटा, लिविंग है। कोलनकाइमा लिविंग है और स्क्लेरेन्काइमा कैसी है, डेड है। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं सेल वॉल की। पैरेन्काइमा की सेल वॉल कैसी है बेटा, थिन है। किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। कोलनकाइमा की कैसी है, थिक है एट कॉर्नर, और वहाँ पर किसका डिपोजिशन है, हेमीसेलुलोज का और पैक्टिन का, इनका डिपोजिशन बेटा। स्क्लेरेन्काइमा कैसी है, थिकेस्ट है, और यहाँ पर किसका डिपोजिशन है, लिग्निन का डिपोजिशन है। बेटा आप चाहो तो जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखे हैं आपके पेज नंबर 86 के ऊपर, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको कैसे कैसे वहाँ पर डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं सेल वॉल के अंदर। आप बड़ी इजीली से देख सकते हो। देखिए यहाँ पर पैरेन्काइमा दे रखा है बेटा, यहाँ पर लूजली पैक हो रही है, बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इनके बीच में छोटा छोटा स्पेस प्रेजेंट है। समझाने के लिए मैंने साइड में भी दिखाया। किसी सेल का खुद का जो स्पेस है दैट इन्होंने द इंट्रासेलुलर स्पेस, इसको आप इंट्रासेलुलर स्पेस बोलते हो। ठीक है, बट देखो इन चार सेल के बीच का जो गैप आ गया है, खाली है बेटा वो, तो ये जो गैप है दिस वन इन्होंने द इंटरसेलुलर स्पेस। तो पैरेन्काइमा में दोनों तरह के स्पेस होंगे, इंट्रा भी और इंटर भी। ठीक है, उसके बाद में बेटा ये दे रखा आपका कोलनकाइमा। कोलनकाइमा में देखो जो किनारे हैं बेटा, वहाँ पर आपको थिक रीजन दिखाई दे रहा है, डिपोजिशन दिखाई दे रहा है किसका, हेमीसेलुलोज का और पैक्टिन का, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, सारा का सारा क्या हो रहा है, पैक हो रहा है। तो दे हैव ओनली द इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर क्या है बेटा वहाँ पर एब्सेंट। एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, फाइबर एंड द स्क्लेरिड्स। वाल काफ़ी ज़्यादा थिक है, इसके बीच का जो ये फ्री स्पेस दिखाई दे रहा है दैट इज द ल्यूमन। ठीक है, बाकी इसको आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर यहाँ पर हो चुकी है हमारी। तो उसके बाद में आ जाती है बेटा शेप के ऊपर बात करते हैं कि इनकी शेप कैसी दिखाई देगी। जो पैरेन्काइमा की सेल है दैट इज आइसोडायमेट्रिक इन शेप, यानी कि किनारे होंगे सिमिलर टाइप के होंगे। अगर इसमें हम बात करें कोलनकाइमा की जो सेल है बेटा दैट इज इलोंगेटेड एज कम्पेयर टू द पैरेन्काइमा, तो इलोंगेटेड देन पैरेन्काइमा। ठीक है, इसके अगर देखेंगे तो बेटा इरेगुलर शेप होगी, मे बी फाइबर और स्क्लेरिड्स इसके अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन है बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मे बी प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और यहाँ पर क्या होगा बेटा टोटली एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ये कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, और ये बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक है,
उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब साइनिंग की बात होने लग रही है कि किस में साइनिंग ज़्यादा है और किस में कम है। तो देखो यहाँ पर पैक्टिन है कोलन काइमा में, और पैक्टिन कैसे बेटा साइनेबल नेचर का है। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैक्टिन। बेटा पैक्टिन है जो साइनेबल नेचर का है, ठीक है। आपने पढ़ा था समरेल का, ठीक है, वहाँ पर आपने ये पढ़ा था। तो दूसरे नंबर पे ये है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसमें क्या बेटा पुअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सबसे कम इसमें होगा। उसके बाद में है डिवीज़न कैपेबिलिटी, कि डिवीज़न करने की सबसे ज़्यादा पावर किस में है। तो जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी है डिवीज़न करने की पैरेन्काइमा में, ठीक है। रेयरली जो है, जो कभी थोड़ा बहुत रेयरली कर सकती है वो कोलन काइमा में, और इधर डिवीज़न करने की प्रॉपर्टी टोटली क्या होगी बेटा एब्सेंट, ठीक है। अमाउंट की बात कर देते हैं, अमाउंट की बात। तो दिस वन इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होगा, ठीक है, जो रूट स्टेम और लीव्स के अंदर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये बेटा जो कोलन काइमा है वो कहाँ पर मिलेगा, प्रेजेंट इन ओनली हाइपोडर्मिस, सिर्फ और सिर्फ ये हाइपोडर्मिस रीजन में ही मिलेगा। अगर हम एक तरफ ले लें मोनोकोट, तो मोनोकोट में तो बेटा ये टोटली एब्सेंट है, मोनोकोट प्लांट डोंट हैव द कोलन काइमा। दूसरी तरफ है डाइकोट, तो डाइकोट के अंदर बेटा रूट स्टेम और लीफ है। तो रूट के अंदर नहीं मिलेगा, स्टेम में होगा, और लीफ में कहाँ पर मिलेगा, पेटियोल रीजन में मिलेगा, ठीक है, जो मीजोपोडियम है वहाँ पर होगा। ये क्लियर है। हाँ बेटा लीफ का जो पेटियोल पार्ट होगा उधर ये प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें स्क्लेरन काइमा की, तो जहाँ पर भी हार्डनेस होगी, मैकेनिकल सपोर्ट देनी होगी, वहाँ पर काम किसका होगा, स्क्लेरन काइमा का। तो प्रेजेंट इन हार्ड पार्ट, ठीक है, ये हो गया। बेटा फंक्शन की बात करें कि इसका काम क्या होगा, फंक्शन जो ये मोस्ट अबंडेंट और जो बेसिक टिश्यू वो आपका पैरेन्काइमा है, सबसे ज़्यादा और हर पार्ट में मिलने वाला टिश्यू आपका पैरेन्काइमा है। फंक्शन में बेटा फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फूड फॉर्मेशन कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है खाने को, और सिक्रेशन भी कर सकता है। तो इसके अंदर फूड फॉर्मेशन, स्टोरेज और सिक्रेटी सभी नेचर होंगे। ये बेटा स्टोरेज कर सकता है, सिक्रेट कर सकता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। ये ना फूड की फॉर्मेशन करेगा, ना स्टोर करेगा, ना सिक्रेट करेगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा लास्ट पॉइंट आ जाता है कि इसका जो मेन काम है दैट इज स्टोरेज। स्टोरेज इज मेन फंक्शन। और पैरेन्काइमा वाटर भी स्टोर कर सकता है इन जीरोफाइट या फिर सक्यूलेंट प्लांट। जो सक्यूलेंट प्लांट होते हैं एलोवेरा, ओपन से वगैरह, उनके केस में जो वाटर मिनरल्स स्टोर होते हैं वो पैरेन्काइमा की वजह से स्टोर होते हैं। अगर बेटा हम कोलन काइमा की बात करें तो इसका काम आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, किसी भी टूट फूट से रोकेगा, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार क्वेश्चन आता है कि आंधी या तूफान में पत्तियां टोर्न नहीं होती है, फटती नहीं है, तो कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है, तो उसमें आंसर आएगा आपका कोलन काइमा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है लीव्स डोंट रप्चर इन स्टॉर्म, तूफान वगैरह में पत्तियां फटती नहीं है, कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है, तो कोलन काइमा। फाइबर बेटा मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो कोकोनट कोयर हैं, जो नारियल के ऊपर जो वो
धागे से होते हैं वो आपके फाइबर ही बेटा, ठीक है। आलमंड पे, वालनट पे, कैशनट पे जो हार्ड कवरिंग आती है, लकड़ी आती है, वो आपका स्क्लेरिड्स है। तो यहाँ पर जूट और बेंसेमिया का जो फाइबर है दैट इज नियर अबाउट 55 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। जनरली जो बेटा नॉर्मल जो फाइबर का साइज़ रहता है वो 1 to 3 mm साइज रहता है। नॉर्मल फाइबर इतने रहते हैं, लेकिन जूट और बिस्मेनिया के अंदर 55 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइबर होगा। तो बेटा ये हो गए टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्क्लेरेंकाइमा के जो टाइप्स हैं फाइबर और स्क्लेरिड्स वगैरह, पिट्स के टाइप हैं, वो बेटा हम डिस्कस करेंगे। जाइलम फ्लोएम डिस्कस करते हैं। आई होप शायद आपको परमानेंट टिश्यू का जो बेसिक है वो अच्छे से क्लियर होगा। हमने कंपैरिजन भी कर लिया और साथ में इनके कैरेक्टर्स भी डील कर लिए। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द complex permanent tissue with some remaining part of the simple permanent tissue. Thank you beta.